नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा में। इंडिया जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जहां एक या दो नहीं बल्कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां क्लैशेस होना आम बात है। वैसे तो पहले ये क्लैशेस 4 साल में एक बार जनरल इलेक्शंस के दौरान या फिर हर स्टेट्स में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के समय समय पर देखने को मिलते थे, लेकिन शायद बहुत ही जल्द नेशनल, स्टेट, यहाँ तक कि उससे भी लोअर लेवल पे ये लड़ाइयाँ एक साथ होती हुई दिखाई देंगी। और वजह क्या है ये तो आप सभी जानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। जब से ये बिल पास किया गया है तब से डिबेट्स रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि दिल्ली में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के बीच भी ये मुद्दा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, जिस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना दांव खेल रही हैं। कुछ इसके सपोर्ट में हैं तो कुछ इसे अपोज कर रही हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी का एक गेम प्लान या फिर कह लीजिए एक स्ट्रैटेजी मान रहे हैं। पर क्यों? आइए इस वीडियो में इस सवाल पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्रिटिक्स मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी की पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बड़ा मूव है। तो क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट शुरू करते हुए इसी बात से शुरुआत करते हैं। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को एक सेटबैक मिलने के बाद भी एक सवाल हर किसी के मन में उठा था, और वो था कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जोड़ी ने एक देश एक चुनाव का एजेंडा क्यों आगे बढ़ाया, वो भी तब जब हालात उनके पक्ष में नहीं लग रहे थे। क्रिटिक्स ने इसका जवाब भी दिया है और कहा है कि इसका सिर्फ एक आंसर है, एब्सोल्यूट कंट्रोल और सेंट्रलाइज्ड पावर का सपना। उनका मानना है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक चुनावी प्लान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नीति है जो इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को दोबारा लिखने की कोशिश है। एक देश एक चुनाव के जरिए एक तरफ बीजेपी अपनी इलेक्टोरल मशीनरी का पूरा फायदा उठा सकती है और दूसरी तरफ देश के फेडरल स्ट्रक्चर को अपने सेंट्रलाइज्ड एजेंडा के तहत ढाल सकती है। क्रिटिक्स ने एक एग्जाम्पल के तौर पर तय्यिप एर्दोगन का जिक्र किया है, जिसने टर्की में 2018 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम इम्पोज करके अपने हाथों में सारी ताकत सेंट्रलाइज कर ली थी। एक नए सिस्टम के जरिए उन्होंने अपनी पोजीशन को और पार्लियामेंट्री चेक्स को वीकन कर दिया था, जिसके चलते एर्दोगन का ये मॉडल दुनिया भर के अथॉरिटेरियन लीडर्स के लिए एक मिसाल बन गया था। क्रिटिक्स मानते हैं कि लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सटल और कई ज्यादा अनऑब्स्ट्रक्टिव मॉडल बनाया है, और वो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने इस मॉडल को वन नेशन वन इलेक्शन का नाम दिया और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया जो नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिकमेंड कर सके। पैनल की रिपोर्ट इलेक्शन के पहले मार्च 2024 में सबमिट की गई। मोदी सरकार का सपना था 400 पार सीट्स जीतने का, जो उन्हें एक अनअसेलेबल प्राइम मिनिस्टर बना देता। क्रिटिक्स ने कहा है कि अगर एनडीए लोकसभा और ज्यादा स्टेट्स में 2/3 मेजोरिटी ले आता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शाह की जोड़ी वो सब कुछ कर सकती थी जो अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। क्रिटिक्स ने बताया है कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी की 303 सीट वाली जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने पॉलिटिकल डेयरिंग का एक उदाहरण पेश किया, जम्मू और कश्मीर का बाइफरकेशन और आर्टिकल 370 का एबॉलिशन। उन्होंने रिवील किया कि ये सब कुछ बिना किसी पहले के एजेंडा के हुआ था। आगे उन्होंने बताया है कि एक सीक्रेट प्लानिंग की गई कश्मीर के इस ऑपरेशन के दौरान। सिर्फ 4 लोग इस डिसीजन के बारे में जानते थे, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह तक को इस बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मिडनाइट अरेस्ट होने लगे, ऑपोजिशन लीडर्स को बिना वार्निंग के हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ज्यूरिस्ट एजी नुरानी ने इसे एक ऑपरेशन कंसीव्ड इन मलाइस एंड एग्जीक्यूटेड इन डिसीट कहा है। एक और चीज उन्होंने फास्ट ट्रैक लेजिस्लेशंस के लिए रिवील की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बिल्स को टेबल करने के सिर्फ 90 मिनट पहले यूनियन कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया। बिल 72 आवर्स के अंदर राष्ट्रपति भवन से असेंट लेकर लॉ बन गया। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सभी एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की जोड़ी सीक्रेसी और प्रिसीजन के जरिए अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करती है। अगर 303 एमपीज के साथ वो आर्टिकल 370 हटा सकती हैं, तो सोचिए 400 पार एमपीज के साथ क्या करते। इसी के साथ क्रिटिक्स ने बीजेपी के वन नेशन वन इलेक्शन के विजन पर भी रिफ्लेक्शन किया है और बताया है कि कैसे ये बिल उनके लिए फायदेमंद है। पहला उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास इंडिया की सबसे बड़ी और रिसोर्स रिच इलेक्शन मशीनरी है। मीडिया कंट्रोल, एक पावरफुल आईटी सेल और प्रचार के लिए फंड का भंडार होने के कारण बीजेपी एक ही चुनावी कैंपेन में अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली टारगेट कर सकती है। दूसरा उन्होंने बताया कि ये एक मोदी सेंट्रिक कैंपेन बन जाता है जो मोदी वर्सेस रेस्ट का नैरेटिव एस्टैब्लिश करता है। दूसरे फायदे में क्रिटिक्स का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इलेक्शन फटीग से रिलीफ देता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बीजेपी की कैंपेन्स प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंट्रिक होती है,
हर स्टेट और नेशनल इलेक्शन में रैलीज और रोड शोज के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही उतरना पड़ता है। एक सीनियर लीडर होने के बावजूद उनका कांस्टेंट कैंपेनिंग उनकी हेल्थ और एनर्जी दोनों के लिए चैलेंज बन गया है। एक ही चुनाव में पूरा फोकस करना उनका काम आसान करेगा। तीसरा फायदा है ऑपोजिशन की पोजीशन को वीकन करना। साइमल्टेनियस इलेक्शन एक साइकोलॉजिकल और लॉजिस्टिक प्रेशर ऑपोजिशंस पर डालेंगे। फ्रीक्वेंट स्टेट इलेक्शंस में लोकल इश्यूज को एड्रेस करना बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होता है। एक कंबाइंड इलेक्शन में लोकल इश्यूज ओवरशैडो हो जाएंगे और बीजेपी के सेंट्रल नैरेटिव को बूस्ट मिलेगा। ऑपोजिशन के रीजनल लीडर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो बीजेपी के साथ कम्पीट कर सके। और जो लास्ट एडवांटेज है वो हॉर्स ट्रेडिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा है। क्रिटिक्स ने बताया कि जब भी किसी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी बढ़ेगी। इसका नतीजा मास डिफेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग होगा। बीजेपी जो फंड रिच और ऑर्गेनाइज्ड है उसका फायदा उठाकर नए स्टेट्स कैप्चर कर सकती है। और इन्हीं एडवांटेजेस को दिखाते हुए क्रिटिक्स ने वन नेशन वन इलेक्शन की कमजोरियां भी बताई हैं और साथ ही फेडरलिज्म की नींद उड़ाने वाले खतरों से भी अवगत करवाया है। पहला, क्रिटिक्स ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से फेडरलिज्म की मौत भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन में उनका कहना था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है कि स्टेट और लोकल इश्यूज का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। हर इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस रेस्ट रेफरेंडम बन जाएगा। लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जगह एक सेंट्रलाइज्ड नैरेटिव इम्पोज होगा। दूसरा इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस और फेडरल डाइवर्सिटी का खौफ। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्टेट असेंबलीज को भी अलाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा प्री मैच्योर रेजोल्यूशन और नए इलेक्शंस जो डेमोक्रेसी की एफिशिएंसीज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तीसरा डिसएडवांटेज है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का दी एंड। क्रिटिक्स ने कहा है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस रखने का एक फायदा ये होता है कि रूलर्स को कॉन्स्टेंटली अकाउंटेबल रहना पड़ता है, लेकिन अगर एक ही चुनाव हो तो लीडर्स फेक प्रॉमिसेस करके 5 साल तक उनसे मुकर सकते हैं। फोर्थ है अ मिथ अबाउट फाइनेंशियल सेविंग्स। कोविन पैनल की रिपोर्ट्स के हिसाब से साइमल्टेनियस इलेक्शंस को फाइनेंशियली एफिशिएंट बताया गया है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही कहते हैं। पिछले 5 सालों में इलेक्शंस पर खर्च सिर्फ 0.09% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रहा है, जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर स्कीम के खर्चे से बहुत कम है। और अंत में जो एक बड़ा सवाल क्रिटिक्स ने सामने रखा है वो ये है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन डेमोक्रेसी का भविष्य बदल देगा। उन्होंने कहा है कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी से डिफाइन नहीं होती, वो एक इंक्लूसिव सिस्टम है जो लोकल इश्यूज, फेडरल राइट्स और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को इक्वली सेलिब्रेट करती है। अगर इलेक्शंस सेंट्रलाइज्ड होते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शंस का मतलब वन लीडर वन पार्टी बन जाता है। कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। अब ये सोचने वाली बात है कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एक अथॉरिटेरियन मॉडल का स्वे चल पाएगा। उन्होंने पब्लिक से पूछा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी देश को एक नए पॉलिटिकल एरा की तरफ ले जाएगी, या फिर ये फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म के उस स्ट्रक्चर को हिला देगी जिसमें भारत की डेमोक्रेसी रूटेड है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ क्रिटिक्स मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट है जो या तो बीजेपी के लिए एक गोल्डन एरा ले आएगा या फिर एक कंटेंशियस डिबेट का अंत बनेगा। अब आपका वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।